हेलो डियर स्टूडेंट, सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 12वीं के गणित विषय में जो विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित हुई है, उस बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार के सेट में होते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। और उस सेट्स के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो विभिन्न प्रकार के अंकों के बने होते हैं। जिसमें हमारा आता है 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 4 वाला और 6 अंक वाले प्रश्न। 4 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम 6 अंक वाले प्रश्न को करेंगे। तो 6 अंक वाले प्रश्न का एक भाग बन चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। आज हम दूसरा भाग को करने जा रहे हैं। क्रमशः धीरे धीरे 4, 2 और 1 वाले भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो इसका पहला भाग 6 अंक वाले प्रश्न का पहला भाग नहीं देखे हैं, वो उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सलाह लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन लगे हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति एवं अति महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीटेशन में आएंगे, पिछले वर्ष में भी आया था, अभी भी आया है, तो उन प्रश्नों को हम स्किप करेंगे। उसका वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, समय लंबा हो सकता है, परंतु एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप जान रहे हैं 6 नंबर वाले हैं, थोड़ा लंबा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए इत्मीनान से। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और ये जो हमारा पहला ही प्रश्न है रैखिक प्रोग्रामन का है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हल करना है। समीकरण आपको दिया रहता है, बिल्कुल समीकरण दिया रहता है, बड़ा छोटा के रूप में रहता है। ठीक, चलिए तो उसको क्या करना है, सबसे पहले सामान्य समीकरण के रूप में लिख के, जैसे x धन 2y बड़ा या क्या लिख रहा है बराबर इसके 10 के, तो इसको हम बराबर 10 लिखेंगे और यहां से इसके लिए हम एक क्या प्राप्त करेंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे, मतलब रेखा प्राप्त करेंगे, आलेख प्राप्त करेंगे। आलेख कैसे प्राप्त करते हैं, हम लोग एक बार x और एक बार y को क्या मान लेते हैं, शून्य। एक बार x को शून्य मानेंगे, y का माना जाएगा 5, एक बार y को शून्य मानेंगे, x का माना जाएगा 10। और इस प्रकार हमको दो बिंदु प्राप्त होगा, और दो बिंदु कौन है, 0, 5 और 10, 0, ये दो बिंदु हमको मिल गए। ठीक है, तो ये एक रेखा प्राप्त करने के लिए आगे हम आलेख में देखेंगे कि कैसे रेखा हमको बनानी है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा जो समीकरण है उसको ले लेते हैं। 3x धन 4y छोटा या बराबर है, तो यहाँ पर बराबर की मात्रा में लेके चलेंगे। सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग, और जिसके अंतर्गत हम लोग एक बार x का मान और एक बार y का मान को 0 रख देंगे। तो x का मान जैसे ही 0 हो गए रखोगे तो y का मान आ जाएगा 6, y का मान 0 रखोगे, ये 0 हो गया। 3x बराबर 24, तो 3 अट्ठे 24। इस तरह से हमारा बिंदु प्राप्त हो गया 0, 6 एवं 8, 0। अब ये तो हो गया दो समीकरण की दो रेखाओं के लिए हमने बिंदु प्राप्त कर लिया। एक और काम करना पड़ता है, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी रेखा रहेंगे, दो हैं इसलिए दो बोल रहा हूं, 3 होते तो तीनों का निकालते। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और बिंदु भी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे आलेख में चलेंगे हम। चलिए हमारा पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 10 और 3x धन 4y बराबर हमारे पास 24। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ये x है, इस समीकरण 1 में 3 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x धन 6y बराबर 30 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लो और ये दोनों को हल कर लो ऋण लेकर।
और ऋण लेके जैसे ही हल करोगे ये ऋण आएगा, ये ऋण आएगा, ये ऋण आएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा ऋण 2y बराबर ऋण 6 और y का मान आ जाएगा 3। जैसे ही आपको y का मान 3 प्राप्त हुआ किसी भी समीकरण में रखिए और x का मान निकाल लीजिए और उसका प्राप्त हो जाएगा आपको 4। 3 दूने 6, 6 उधर जाकर माइनस होगा, x का मान आ गया 4। तो बिंदु कटान बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, वो कटान बिंदु है हमारे पास 4 3। तो ये इस तरह से इतने हमारे पास निकल चुके हैं। अब इसका हमको ग्राफीय निरूपण करना है और उसी ग्राफ के माध्यम से हमारे पास जेड का मान दिया है, तो अलग अलग कोना बिंदु मिलेगा, शीर्ष बिंदु मिलेगा, उसी कोना बिंदु को इसमें एक्स और वाई के जगह में रखते जाएंगे और न्यूनतम मान कहां पर प्राप्त हो रहा है हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जेड बराबर यहां लिख देता हूं मैं। जेड बराबर है मेरे पास 200 एक्स 500 वाई। यहाँ पर एक्स और वाई का मान क्रमशः रखते जाना है। कैसे रखना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला मेरा जो बिंदु है ये 0 5 और 10 0 है। 0 5 माने एक्स में 0 और वाई में 5 माने वाई अक्ष में मिलेगा। तो देख लो ये बिंदु आपको दिख रहा है, ये 0 5 का है जो नीली रेखा है और ये इधर काट रही है वाई अक्ष को। ये वाई अक्ष को जो काट रही है वो है मेरे पास 10 0। इन दोनों को मिलाए एक रेखा प्राप्त हुई। इस रेखा का जो समीकरण है वो वही हो जाएगा 2x सॉरी x प्लस कितना है 2y है। ठीक है, x प्लस 2y, ठीक है, बराबर कितना 10। ये जो रेखा प्राप्त हुई है बराबर के लिए। अब बड़ा है बोल रहा है, बड़ा है मतलब ये ऊपर की ओर देख लो, ये नीला 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 ऊपर इस लाइन से दाहिने तरफ, इस तरफ ये देखो इस लाइन के ये इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ और ये इस तरफ। ये जो डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं ये हमारा जो रेखा आया है उसके छायांकित को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक, छायांकित भाग को। अब हमारा एक और समीकरण था, एक और समीकरण देख लो 3x धन 4y बराबर 24 जिसका बिंदु है 0 6 8 0। चलिए तो ये रेखा भी बनाते हैं 0 6, ये देखो ये आ गया 0 6 और ये देखो ये आ गया मेरे पास 8 0। ये लाल वाली रेखा है, ये कौन से समीकरण का है भैया, ये जो है लाल वाली जो रेखा है वो समीकरण है हमारा 3x धन 4y बराबर 24 का। स्पष्ट हो गया बात। अब क्या करना है, यहाँ पर जो समीकरण है हमारा एक्चुअल वो छोटा या बराबर वाला है, बराबर नहीं है, छोटा या बराबर। छोटा या बराबर मतलब जो मेरा लाल रेखा है उसके निचले भाग को दिखा रहा है। स्पष्ट हो गया बात। ये देखो मतलब इस क्षेत्र जो नीचे दिख रहा है वो हमारा लाल क्षेत्र, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा छोटा या बराबर का चिन्ह। ठीक, करेक्ट बराबर है मतलब वो सिर्फ लाइन है, छोटा या बड़ा है मतलब ऊपर या फिर नीचे। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए अब आगे हम देखते हैं, एक और दिया है x बड़ा है 0 से y बड़ा है 0 से। ठीक, x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। x बराबर 0 मतलब y अक्ष, x बराबर 0 मतलब y अक्ष, ये y अक्ष है देख लो, y अक्ष मतलब x बराबर 0 और उससे बड़ा लेना है, बड़ा मतलब दाहिना। तो देखिए ये दाहिना आ रहा है, जितने भी दाहिने भाग हैं ये सब आपको दिखा रहे हैं x बराबर 0 है उससे बड़ा को, x बड़ा है 0 से, उसके पश्चात हमारा है ये जो x अक्ष दिखा रहा है, सॉरी x अक्ष, हाँ x अक्ष दिखा रहा है, ये जो x अक्ष है हमारा ये y बराबर 0 का है ये लाइन, लेकिन हमको y बड़ा है 0 से लेना है, मतलब ये ऊपर की ओर दिखाएगा आपका। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो हमको सबको ध्यान में रखना है, इस लाल वाले लाइन से छोटा, नीला से बड़ा, और ये जो हरा है जो जिसको मैं वाई अक्ष बोल रहा हूं उससे बड़ा, और जो मेरा ये काला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो काला दिख रहा है उससे बड़ा। मतलब हम देखेंगे
तो एक मैं यहां पर गाढ़ा कर रहा हूं, ये वाला हमको क्षेत्र मिल रहा है, देख लो ये दिख रहा है। अब ये बिंदु हमारा निकल चुका है, ये बिंदु वही है जो हमने हल किया था। ये देखो, ये हल करके निकाला है दोनों का कटान बिंदु 4 3, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4 3। अब ये जो क्षेत्र आ रहा है आपको दिख रहा है, ये बड़ा, ये इससे बड़ा, इससे छोटा, इसी क्षेत्र में 3 हमको क्या मिल रहे हैं, कोना बिंदु मिल रहा है। तो चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर कोना बिंदु, और किसी न किसी बिंदु में हमारा जो मान है जेड का मान वो सबसे छोटा या न्यूनतम दिखाएगा। चलिए कोना बिंदु पहले देख लेते हैं। एक कोना बिंदु है मेरा, इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। तो ए हमारा कोना बिंदु है जो 505 है, और जेड का मान आपको दे दिया गया प्रश्न में 200x धन 500y, 200x धन 500y। एक्स और वाई के जगह मान रखो 200 गुणित 0, 500 गुणित 5, तो ये आ जाएगा हमारा 2500। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। दूसरा कोना बिंदु हमारा है वो है 4 3। चलिए 4 3 रखते हैं, तो 200 गुणित 4 धन 500 गुणित 3, कितना आ गया ये 800, और ये 15, 15 और 8 कितना हो गया 2300। उसके पश्चात देख लीजिए हमारा ये अगला बिंदु है वो है 0 6, 0 6 है, तो 200 गुणित 0 धन 500 गुणित 6, जो कि आ जाएगा हमारा 3000। तो हमारा सबसे न्यूनतम जो मान है वो कहां पर दिख रहा है, आपको देख लो बिंदु कहां पर दिख रहा है, 4 3 पर। ठीक है, बिल्कुल कहां पर दिख रहा है भैया, 4 3 पर दिख रहा है। ठीक है, तो जो इसका अभिष्ट समीकरण का जो हल होगा वो होगा हमारा 4 3 हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात, क्लियर हो गया बात। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट पूरा इसको समीकरण को देख लेते हैं अच्छे से, क्या क्या आया है, तो समीकरण को और अच्छे से देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा, लाल से छोटा, इससे बड़ा और नीला से बड़ा देख लो, कृष्ण को देख लो, ये देखो क्या बोल रहा है, ये बड़ा दिया है, देख लो बड़ा, बड़ा मतलब लाल के ऊपर की बात कर रहा है। ठीक, उसके पश्चात हमारा क्या दिया है, यहां पर इससे बड़ा, ये छोटा दे दिया है, देख लो छोटा, 3x धन 4y से छोटा। एक छोटा मतलब नीचे, एक मतलब लाल से नीचे नीला से ऊपर। स्पष्ट हो गया बात। ठीक है, नीला से ऊपर लाल से नीचे, ये हमारा ये जो त्रिकोण है वही आ रहा है। स्पष्ट हो गया बात, क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या लिखा है, आव्यूह विधि से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। ऐसे करना है, ये जो समीकरण जो दिया है जो 3 चर वाला है, इसको आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। अब आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है, जो कि हमारा व्यक्त होता है ए एक्स बराबर बी। ए क्या है, जो मेरा गुणांक है एक्स वाई जेड का वो ए आव्यूह बनेगा। ठीक है, चलिए बना देते हैं उसको। ये आ गया मेरा 1 1 1, 2 ऋण 1 और आ गया 1, और आ गया मेरे पास 1 ऋण 2 और 3, ये आ गया हमारा ए।
उसके बाद x क्या रहेगा, x हमारा ज्ञात है जो कि हमारा चढ़ेगा x y और z के रूप में। उसके पश्चात हमारे पास b है, b जो आएगा वो जो हमारा नियतांक है 3, 2 और 2। इस तरह से जब देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो समीकरण है मेरा ax प्लस ax बराबर b के रूप में आएगा। ax मतलब उस समीकरण को हम आयु के रूप में यदि लिखें तो ये हमारा लिखाएगा हमारे पास, उसको लिख दे रहा हूं मैं 1 1 1 2 -1 1 एंड 1 -2 एंड 3। यहाँ पर x के रूप में आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, x y और z, और b के रूप में आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 3, 2 और 2। तो हमने समीकरण को अवयव के रूप में स्पष्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए। अब वो बातें क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यदि हमको x का मान चाहिए तो उसका प्रतिलोम के साथ क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स गुणित b। मतलब हमको a इनवर्स की जरूरत है, हमको पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए सहखंड सहखंडज, फिर उसका a इनवर्स का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले a के सहखंड निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके बिना तो आएगा नहीं। तो a के सहखंड, तो a11 निकाल लो। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब उस पंक्ति और उस कॉलम को क्या करना है, छोड़ देना है, रो और कॉलम को छोड़ देना है। बाकी जो बचेंगे उसका आपको सारणिक मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके साथ ही चिन्ह भी लगाना है। तो अगर ये सम संख्या रहा, दोनों को मिलाकर देखना है, सम संख्या रहा तो धन, अन्यथा ऋण आएगा। तो 1 और 1 2 सम संख्या, इसलिए उत्तर धन में आएगा। अब हमारा उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देना है। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा ऋण 1 1, फिर आएगा हमारे पास और कितना आएगा, ऋण 2 और ये 3। और इसको जब हल करेंगे आप तो आ जाएगा ऋण 3 और ये धन 2, जिसका मान आएगा ऋण 1। उसी प्रकार हमारा A12 निकलेगा। अब ये 1 और 2 3 हो गया, इसलिए ऋण लगाना पड़ेगा आपको पहले। स्पष्ट हो गया बात। चलिए पहला और मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा मेरे पास 2 1 1 3, तो 3 दूने 6 हो जाएगा और ऋण 1, तो ये आ जाएगा ऋण 5। उसके बाद आ जाएगा A13, 13 में 1 और 3 4 है, इसलिए धन में आएगा। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो, तो -1 1 -2 2 -1 और क्या हो जाएगा मेरे पास 1 -2। इसको जब हल करोगे ये हो जाएगा ऋण 2 2 दूने ऋण 4 आ जाएगा ये, और ये ऋण ऋण धन 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा ऋण 3। उसी प्रकार क्रमशः A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 और 1 3 है, इसलिए ऋण आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 1 1 -2 3 1 1 -2 3। चलिए कितना आ गया, ये माइनस आ गया और ये आ गया 3 ऋण ऋण धन 2 और ये आ जाएगा आपका ऋण 5। फिर आ जाएगा A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देना है, 1 1 1 3 2 और 2 4, इसलिए धन में आएगा 1 1 और 1 और 3। इतना आंसर आ गया, देख लो 3 एकम 3 ऋण 1, कितना आ गया 2। ठीक है, पूरा 9 का 9 निकालना पड़ेगा आपको, पूरे 9 को, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपका A23 आ गया। 2 3 कैसे निकलेगा भैया, 2 3 माइनस आएगा क्योंकि 2 और 3 5 होता है। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 1 1 -2 हो जाएगा, 1 1 1 -2। भाई 6 नंबर ऐसी थोड़ा मिल जाएगा यार। चलो देखो -2 -1, ये -3 होता है लेकिन माइनस की वजह से +3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं A31 में, 3 और 1 4 होता है, प्लस में आएगा।
एक तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 कितना आ गया भैया? ये देख लो प्लस में आएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ जाएगा 2। अब उसके पश्चात है ए 3 2 3 2 मतलब 3 और 2 5 तो माइनस में आएगा। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 2 1 1 1 2 1। ठीक, चलिए देखिए माइनस तो लगा हुआ है 1 माइनस 2 माइनस 1 आता माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ए 3 3 3 3 6 होता है इसलिए प्लस में आएगा। स्पष्ट हो गई बात हमारी। उसके पश्चात देखो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ दो बोल रहा है। तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ को जब छोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? चलिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ते हैं 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 कितना आएगा? ये देख लो ऋण 1 ऋण 2 कितना आएगा? ये ऋण 3 हमारा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने निकाल लिया। अब क्या करना है? इसको जमाना है। ये सहखंड निकला, सहखंडज जिसको एडजॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ए डी जे ए का एडजॉइंट कैसे निकलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं? जमाते हैं। ठीक है, कैसे जमाएंगे? जो पंक्ति से निकला है उसको स्तंभ में रखेंगे। ठीक, परिवर्त कर देंगे, ट्रांसपोज बोलते हैं इंग्लिश में, परिवर्त। तो देखो ये कैसे जमाना है। ये बराबर आ जाएगा मेरे पास, एक नया अवयव बनेगा जो अभी आया है सहखंड का, सहखंडज। सहखंड को जमाना, सहखंडज। सहखंडज माने सहखंड को मतलब जमा देना। कैसे जमाना है? उल्टा, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। मैं लिख के दिखा रहा हूं यहां पर। ये देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर क्या आएगा? A31 आ जाएगा। स्पष्ट है बात? चलिए A31 A32 और A33 भैया 6 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा। चलिए आगे हो गया। अब यहां पर रखिए उसके मानों को। जब उसके मान को आप रखेंगे तो आप प्राप्त करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कितना आ जाएगा जरा देख लीजिए। ये आएगा आपका, बराबर में लिख देता हूं मैं, ऋण 1 ऋण 5 ऋण 3। यहां देख लो, यहां से ऐसा जमा रहा हूं मैं। ये देखो ऋण 1 ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 5 ऋण 3 फिर क्या हो जाएगा? ऋण 5 2 और 3 ऋण 5 2 और 3। उसके पश्चात क्या है? अगला है मेरा 2 1 और ऋण 3 2 1 और ऋण 3। स्पष्ट हो गया बात? ये आपका एडजॉइंट निकल चुका है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब यहाँ पर आपको एक और काम करना पड़ेगा। ये जो अवयव है उसका सारणिक मान, जो ए आया है ना, उसका सारणिक मान, तो हम लोग उसको पूर्ण रूप से विस्तार नहीं करेंगे और उसका एक शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट हमारा ये कहता है कि A1 पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में जो है उसका उसी के साथ सहखंड के साथ गुणा करिए। ठीक, क्लियर हो गया बात? बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारे पास A2। ठीक, A2 माने, या फिर इसको आप A11 लिख लो, A12 लिख लो, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा बात। ठीक, क्लियर है? चलिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा गोल घूम रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए आ गया। इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। हाँ, ये मिट चुका है यहाँ पर, देख लो। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 1 2 आ जाएगा, सॉरी 1 1। ठीक, ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा तो उसका A12 के साथ प्लस A13 आएगा तो उसका सहखंड A13 गुणा करके जोड़ देंगे तो आपको सारणिक मान प्राप्त हो जाएगा और इसके बगैर आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, सभी को पता होगा।
तो चलिए यहाँ पर रख दो मान, यहाँ पर है ऋण 1, उसका गुणा करोगे इधर आ गया बिंदु हमारा A11, छोटा A11 हमारा क्या है देख लो, A11 के जगह में ये 1 1 और 1, ये तीनों 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो चलिए तीनों 1 को रखते हैं और इधर उसके सहखंड मान को रखते हैं। तो ये आ गया 1 का गुणा हो जाएगा हमारे पास ऋण 1 के साथ, धन फिर 1 का गुणा हो जाएगा ऋण 5 के साथ, और फिर उसी 1 का गुणा हो जाएगा ऋण 3 के साथ, और इस प्रकार हमको ये ऋण 9 प्राप्त हो रहा है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब ए इनवर्स का सूत्र लगाएंगे, तो 1 बटा सारणिक मान ए और क्या रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए सूत्र में मान रख दीजिए, ऋण 1/9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा एडजॉइंट को रखिए, कितना आ गया ऋण 1 ऋण 5 ऋण 3, ऋण 5 2 और 3, 2 1 और ऋण 3। अब क्या करना है मेरे को, हमको ये इनवर्स नहीं चाहिए, हमको b के साथ उसका गुणा करना पड़ेगा। तो ये मेरा x का जो मान आएगा, ठीक है, a इनवर्स का b के साथ, तो a इनवर्स तो निकल गया ऋण 1/9। चलिए मान को रख दीजिए, ये आ गया ऋण 1 ऋण 5 ऋण 3, फिर आ गया ऋण 5 2 और ये 3, फिर आ गया मेरे पास 2 1 और ऋण 3। इसका गुणा करना है b के साथ, b कहां पर है देखो, ये b है। चलिए b के साथ गुणा करते हैं, कितना दिया है मेरे पास 3 2 2। अब देखो यहाँ पर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, यहाँ पर 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, तो पहले का इस खड़ी के साथ होगा, ये पंक्ति का इस स्तंभ के साथ होगा, और ये आ जाएगा ऋण 1/9 बाहर में रहेगा। अब इसका मान को देखो गुणा, पहला के साथ तो कितना आ गया मेरा ऋण 3, दूसरा के साथ तो ऋण 10, तीसरा के साथ तो धन 4, उसके बाद वैसे ही पहला के साथ तो ऋण 15, दूसरा के साथ तो धन 4, तीसरा के साथ तो धन 2, फिर पहला के साथ तो 3 तिया ऋण 9, दूसरा तो ये आ गया मेरा धन 6 और तीसरा आ गया ऋण 6। और इस प्रकार आप देखेंगे तो ऋण 1/9, ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर इसका मान निकालिए, ये आ रहा है ऋण 9, ये भी आ रहा है ऋण 9 और ये भी आ रहा है ऋण 9, तो ये अंदर से सबके साथ भागित होगा और ये आ जाएगा हमारे पास, अंतिम में आएगा 1 1 1। और x हमने किसको माना था, यहाँ पर देख लो कैपिटल X बड़ा X, किसको माना था x y और z को, ठीक है, किसको माने थे x y z को। तो आप जब तुलना करेंगे तो x का मतलब 1, y का मतलब 1 और z का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमने x बराबर 1 y बराबर 1 और z बराबर भी 1, हमारा ये क्या हो गया उत्तर प्राप्त हो गया। यदि आपको चेक करना है तो यहाँ पर रख दीजिए, 1 1 1 3 आ गया, आप यहाँ पे रखेंगे 2 आएगा, यहाँ पर भी रखेंगे तो 2 आएगा, और इस प्रकार से स्पष्ट हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया बात। चलिए है लंबा, 6 नंबर तो ऐसे नहीं मिलेगा भैया। चलिए बढ़ते हैं, तो फिर अब ये देखो, ये आ गया हमारा निश्चित समाकल का, ये आना ही आना है, मतलब एक आयु सारणिक मान से आएगा, एक प्रतिलोम निकालने को आएगा, रैखिक प्रोग्रामन से आएगा, एक हमारे पास निश्चित समाकल के गुणधर्म का प्रयोग करके आएगा, और आ गया है। चलिए इसको हल करते हैं। हमारा इसका देख लीजिए हल क्या है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार रहेगा तो ये प्रगुण वाला इस्तेमाल होगा, तो हम लोग इसे आई के रूप में दर्शा लेते हैं, फिर 0 से π/2 log sin x और dx। अब हमारे पास एक प्रगुण है, 0 से a रहे तो a के साथ माइनस कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उत्तर वही आता है। तो इसी को मैं लगाने जा रहा हूं, 0 से π/2 log sin, इसको मैं sin x को sin π/2 माइनस x लिखूंगा, और यहां पर बता दे रहा हूं कि मैं कौन सा प्रगुण इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि हमारा होता है 0 से a, अगर रहता है कोई फलन रहता है जो कि 0 से a रहेगा
और ए माइनस एक्स, ये डी एक्स लिख देता हूं मैं। ये दोनों का मान बराबर आता है, ये वाला प्रगुण हमने इस्तेमाल किया है। स्पष्ट हो गया। उससे क्या प्राप्त हुआ, आई बराबर 0 to π/2। ठीक है, ये आ गया मेरा log cos x और dx। इसको आप समीकरण 2 मानिए, जो पहले आया था उसको समीकरण 1 मानिए। समीकरण 1 और 2 को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो i और i लेफ्ट साइड में 2i आएगा। दोनों की सीमा सेम है, बराबर है, 0 से π/2। तो क्या हो जाएगा मेरा log sin x प्लस log cos x, ये आ जाएगा, और आ जाएगा आपका dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक sin x है, cos x है, दोनों के बीच में प्लस है, log लगा होता है, गुणा हो जाता है, तो sin x cos x इतना ही बस हो रहा है। उसके साथ यदि 2 आएगा तभी सूत्र बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और प्रक्रिया जोड़ लेंगे यहीं से, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। एक बार मैं प्लस log 2 करूंगा और एक बार माइनस log 2 करूंगा। उसके पश्चात मैं dx लगा लूंगा। इससे क्या फायदा है, ये जो तीनों है ना, जो धन धन के रूप में है, गुणा के रूप में आएंगे, और ये आ जाएगा 2i 0 से π/2, और ये पूरा एक बन जाएगा log 2 sin x cos x dx, और ये अलग कर लिया मैंने 0 से π/2, ये माइनस वाला को अलग कर लिया हूं, log 2 और dx। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, नियम, लॉग का नियम पता है, अगर धन में रहता है गुणा हो जाता है, और ऋण में रहता है तो डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है। चलिए, सूत्र बनेगा हमारा, सूत्र बनाते हैं। 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx, ऋण 0 से π/2 log 2 और dx हो गया। स्पष्ट हो गया बात। अब यहां से मैं 2x को t मानूंगा, तो माना कि t बराबर कितना हो गया, 2x। अब हमने प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो उसके सीमा भी क्या होगी, प्रतिस्थापित ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलिए, जब x का मान लूंगा 0 तो t का मान आएगा 0, और x का अगर मान लूंगा π/2 तो t का मान आएगा पाई। तो चलिए, और ये मेरा dt/dx बराबर 2 होगा, जिससे मेरे को dx बराबर dt/2 प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो चलिए, सभी चीजों को प्रतिस्थापित करते हैं, और ये आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई आ जाएगा, ये आएगा log sin t, और ये आ जाएगा dt/2, dx के जगह में dt/2 आ जाएगा, माइनस ये हमारा वैसी का वैसी रहेगा, 0 से π/2 log 2 और dx। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। अब यहाँ पर एक नियम है, वो नियम क्या है, पहले आपको मैं यहाँ पर चेंज करता हूं, चेंज करने के बाद मैं नियम को बताऊंगा। यहाँ पे लग रहा है, केवल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा केवल ये वाले में, ये 2 नियतांक है, बाहर निकल जाएगा, 2i 1/2। अब यहाँ पर नियम लगा रहा हूं, देखो ये इसमें, जिसको मैं अंडरलाइन किया हूं, 2 हो जाएगा, 0 से ये जो पाई है वो π/2 हो जाएगा। क्यों होगा, अभी स्पष्ट करेंगे कारण को। log sin t, और ये dt हो जाएगा, माइनस 0 से π/2, और ये log 2 और ये dx। अब ये ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण यहां पर मैं लिखता हूं। क्योंकि हमारा नियम कहता है, अगर 0 से 2a रहे और fx रहे, dx रहे, ये बराबर हो जाता है 2 गुना 0 से a। ठीक है, कितना आएगा मेरा, fx और dx। ये ऐसा तब होता है जब मेरा x का मान 2a माइनस x के बराबर हो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, फिर मिटा दूंगा। साइन एक्स या टी था मेरा 0 से पाई था, ठीक, ये एफ टी हो गया। अब यहां से देखो, इसलिए 2 गुना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, क्योंकि मैं साइन इस टी को पाई माइनस टी लिखूंगा तो भी दोनों का मान सेम आएगा, मतलब ये 2a का काम कर रहा है और ये a बन रहा है। स्पष्ट हो गया बात? तो इसीलिए वो प्रगुण को मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक, और वो प्रगुण के द्वारा मैंने यहां पर लिख दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा देख लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, अब ये आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, और ये आ जाएगा लॉग साइन टी डी टी माइनस, चलिए इसको ब्रैकेट इसको हल कर लेते हैं। log 2 नियतांक है भैया, dx का आएगा x, जिसकी सीमा रहेगी 0 से पाई बाई 2। अब हमारे पास एक और प्रगुण है, उसको फिर लगाऊंगा, लेकिन पहले लगा लेता हूं नियम को, उसके बाद प्रगुण बताऊंगा मैं। यहां पर लग रहा है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। रीड, यहां भी इसको रखो, हल करेंगे तो x की जगह एक बार पाई बाई 2, एक बार माइनस 0। अब ये मैंने ऐसा यहाँ पर, ये यहाँ से t से x कैसे बन गया? तो हमारा जो नियम कहता है, पहला ही प्रगुण है कि अगर मेरा लिमिट a से b रहे, एफ एक्स रहे, डी एक्स रहे, यदि मैं दूसरे फलन के रूप में उसे प्रतिस्थापित करता हूं, ठीक है, तो दोनों का मान बराबर होगा, इसीलिए टी वाला अब एक्स से लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा ये वाला है, इसको तो हमने क्या माना था, शुरू में आई माना था, इसीलिए 2i बराबर हो जाएगा ये i, ठीक, क्योंकि हमने शुरू में मान लिया था। देख लो समीकरण 1 को आप, माइनस क्या रहेगा, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 2। अब ये प्रतिस्थापित होगा भैया, आई हमारा दूसरे तरफ क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2i ऋण i बराबर पाई बाई 2, वो भी माइनस में, और ये आएगा log 2। क्लियर हो गया बात? ये माइनस बचा है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, और i का मान हमको पता है, यही तो i माना था हमने, तो लिख दीजिए 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, जिसका मान आ गया अंतिम में माइनस पाई बाई 2 और log 2, और यही हमारा अंतिम उत्तर प्राप्त हो गया। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ जाएं अगले के लिए। अब देखो, ये बोल रहा है रेखाओं जो कि सदिश रूप में आपको दिया हुआ है, बिल्कुल। चलिए, रेखा का समीकरण, सामान्य समीकरण क्या होता है? वो होता है वेक्टर आर ए प्लस लेमडा बी, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पर दो हैं, ये पहला और ये दूसरा, तो एक a1 b1 और एक a2, और क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। तो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर देखेंगे जब इसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा, ये a1 है, उसके बिंदु को लिख लीजिए। तो a1 के बिंदु क्या है हमारे पास, देखो सूत्र तो हमारा होता है, पहले न्यूनतम दूरी का सूत्र लिख लेते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं बोल के। न्यूनतम दूरी बराबर होता है a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 का मापांक और उस पूरे का मॉड, ठीक, ये सूत्र होता है। तो a2 माइनस a1 कैसे मिलेगा, ये मेरा a1 आ गया, ये a2 आ गया, ये वाला, ये आ गया मेरा b1, और ये आ गया मेरा b2, ठीक। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 2i से 1i चला गया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास i, फिर
ऋण आई में ऋण 2i हो रहा है तो ऋण 3i, ऋण आई तो ऋण 2, ये जे आ जाएगा और ये के आ जाएगा। तो इस तरह से हमको A2 माइनस A1 मिल चुका। स्पष्ट हो गया बात? चलिए उसके पश्चात देखिए B1 क्रॉस B2 निकालने की बारी है। B1 क्रॉस B2 के लिए हमको सारणी रखना पड़ेगा I, J और K वाला। B1 का क्या क्या बिंदु है? 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। दूसरा है मेरे पास 2 1 2, 2 1 2। अब इसका सारणिक मान निकाल लीजिए। तो ये आ गया I, क्रॉस करो, कितना आ गया? -2 -1। फिर बीच में माइनस जे वाला रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस चलता है। जे वाले को छोड़ दीजिए तो ये आ गया 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा प्लस के वाले को छोड़ दीजिए। अभी आ जाएगा मेरे पास 1 और ऋण ऋण धन 2 हो जाएगा। और इस प्रकार आ गया ऋण 3i, ये तो शून्य हो गया, और प्लस 3k, 3i प्लस 3k माइनस 3i धन 3k हो गया। अब इसका मापांक भी निकालना है। मापांक निकालने के साथ साथ दोनों का अदिश गुणनफल भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल लो। क्या प्राप्त होगा देख लो। I माइनस 3J माइनस 2K, इसका गुणा करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, -3i प्लस 3K के साथ। I का I के साथ होगा, J का J के साथ और K का K के साथ। ठीक है, डॉट वाले में वैसी होता है, बाकी सब शून्य हो जाता है। चलिए ये आ गया मेरे पास ऋण 3, केवल संख्या आएगा। जे वाला इधर शून्य है, कुछ नहीं है मतलब, तो शून्य हो जाएगा। के वाला माइनस कितना हो गया? 6 हो गया। स्पष्ट हो गया बात? और इस प्रकार हमें कितना प्राप्त हुआ? ऋण 9 आ जा रहा है हमारे पास। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? ऋण 9 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं इसका। ऋण 9 ले लेते हैं, ऋण 3 ऋण 6 ऋण 9। अब हमको इसका मापांक निकालना है B1 क्रॉस B2 का। 6 नंबर ऐसी तोड़ना मिलेगा भैया। चलिए क्या होता है? I का वर्ग, J का वर्ग, K का वर्ग, ऋण 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग, J तो नहीं है तो ऋण 3 का वर्ग 2 बार है, इसलिए 3 का वर्ग 2 बार है तो 3 तो बाहर निकलेगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग न्यूनतम दूरी वाले सूत्र में मान रखने पर इन दोनों का मान आया है ऋण 9, डी उसको लिख लेता हूं, मापांक लगा लेता हूं, ऋण 9 बटे क्या आ जाएगा? 3 वर्गमूल 2। ये धन में आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 3 बटे वर्गमूल 2। या फिर इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा करिए, 3 बटा 2 और वर्गमूल 2। ठीक है, इकाई। स्पष्ट हो गया बात? तो इस तरह से इसका उत्तर हमको प्राप्त हो चुका है। बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, उस समतल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु क्या हो रहा है? 5 2 और ऋण 4 से जाता है और 2 3 ऋण 1 दिक अनुपात वाली रेखा के लंब है। तो सबसे पहले तो मैं एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इधर आते जाएंगे। प्रश्न कह रहा है मेरे पास एक समतल है, इस समतल ये जो है वो बिंदु कौन से बिंदु से जा रहा है? वो बिंदु जा रहा है हमारे पास 5 2 और ऋण 4। अब आपको पता होगा कि एक समतल का अभिलंब होता है,
ठीक, एक क्या होता है अभिलंब, जिसको मैं एन ले रहा हूं यहां तक। अब इस अभिलंब का दिक् अनुपात हमको पता होता है, एक अभिलंब का दिक् अनुपात होता है, लेकिन दिया नहीं है, दिया नहीं है तो मानेंगे अभी, चिंता मत करिए। अब बोल रहा है एक रेखा है जो समतल पर लंब है, ये रेखा हो गई, और ये हो गई हमारी समतल, ये हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब का मतलब वो समतल पर लंब रहेगा, और ये भी लंब है बोल रहा है। तो जब दो लंबवत होते हैं तो रेखाएं क्या हो गई, समांतर। अभिलंब एक प्रकार से रेखा है। तो चलिए यहां पर देखेंगे, तो इसका एक समीकरण होता है कार्तीय में, ठीक, सदिश रूप भी बताएंगे। कार्तीय में हमारा होता है कि ए मतलब दिक् अनुपात। तो हमको दिक् अनुपात नहीं पता समतल का, तो हम मान लेंगे कि माना कि समतल का दिक् अनुपात ABC है, तथा वह बिंदु कहां से होकर जा रहा है, 5 2 ऋण 4 से होकर जाता है। तो इसका जो कार्तीय समीकरण है, पहले कार्तीय निकाल लो चाहे सदिश निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सूत्र जो है वो है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0। ये है, यहाँ x1 y1 और z1 बिंदु है जिससे वो गुजर रहा है, ए बी सी उसके दिक् अनुपात है। तो अभी तो पता ही नहीं है, तो अभिलंब का दिक् अनुपात लिख लेता हूं ए बी और सी। ठीक, चलिए अब क्या हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा ए एक्स माइनस कौन से बिंदु से जा रहा है 5, प्लस बी कौन से बिंदु से जा रहा है 2, और सी कौन से बिंदु से जा रहा है ऋण 4, तो ऋण ऋण धन 4 हो जाएगा, बराबर आ गया 0। अगर किसी तरह से ए बी और सी हमको पता चल जाए तो ये समीकरण हमको पूरा पूर्ण हो सकता है। तो यहां पर देखो, अभिलंब भी एक क्या है, रेखा है, और रेखा तो रेखा है ही। रेखा का दिक् अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 3 और ऋण 1। तो जब रेखा समांतर होती है, रेखा जब क्या होती है, समांतर होती है, तब उसके दिक् अनुपात का अनुपात बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका दिक् अनुपात ए है, इसका दिक् अनुपात 2, इसका बी और इसका 3, उसका सी और इसका ऋण 1। अब तीनों एक दूसरे के बराबर है, उसको के मान लिया। यहां से हमको प्राप्त हो गया ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के, और सी बराबर ऋण के। बात समझ में आ गया। इस ए बी सी के मान को इस समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखेंगे ए बी तथा सी का मान, इसको ले लो समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 2 के एक्स ऋण 5 प्लस 3 के वाई ऋण 2। अब ये ऋण वाला है भैया, तो इसलिए सीधा धन को ऋण के लिख देता हूं सी के जगह में, और ये आ जाएगा जेड धन 4 बराबर 0। ये सब में कॉमन है, बाहर निकाल लो, और ये 2 का अंदर दोनों के साथ गुणा करो, तो 2 एक्स ऋण 10 धन के बाहर निकल चुका है, 3 वाई ऋण 6, और यह ऋण कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है ऋण जेड, और ये आ जाएगा मेरे पास ऋण 4। और इस तरह से के इधर बटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 एक्स धन 3 वाई ऋण जेड ऋण 20 बराबर 0।
इसको चाहें तो ऋण 20 को इधर ले जाके 2x धन 3y ऋण z बराबर 20 लिख सकते हैं। ये तो हो गया कार्तीय रूप। अब कार्तीय रूप से जब हमारा सदिश रूप बनाएंगे, ठीक है, तो कार्तीय रूप से जब सदिश रूप जब बनाते हैं या सदिश रूप से कार्तीय रूप बनाते हैं, ठीक है, तो यदि यहाँ पर जो x y और z है वो हमारा r का रूप ले लेता है, वेक्टर r, ठीक है, चलिए यहां पर लिख देता हूं r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ठीक, डॉट यहां पर मेरे पास ए का मान कितना आ जाएगा, इसके जो गुणांक हैं 2i धन 3j ऋण के, तो ये आ जाएगा डॉट में 2i धन 3j ऋण के बराबर ये डी होता है जो कि हमारा r डॉट ये n होगा, चलिए तो n लिख देता हूं, ठीक, r डॉट n बराबर डी, इस रूप में ले आते हैं तो d का मान आ जाएगा 20। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया, सदिश समीकरण। आप यदि सदिश से कार्तीय की ओर जाना चाहते हैं तो आपको सूत्र बता देते हैं। सूत्र ये है कि r डॉट, ठीक है, n बराबर n डॉट बी, ठीक है, ये कब रहता है, जब कोई बिंदु दिया हो और रेखा के वो जो समतल है ना, दिए हुए रेखा पर लंब है, ठीक, क्लियर हो गया बात। तो ये यहां से आप चालू कर सकते हैं और फिर आप कार्तीय बना सकते हैं, स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखिए, ये आ गया हमारा द्वितीय कोटि का, मतलब 2 बार अवकलन करना है, ठीक है, y2 लिखा है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हमारा अथवा आ रहा है, अथवा वाला है, ठीक है, इसमें 2 प्रश्न आपके अथवा मिलेंगे, तो देख लो भैया, प्रश्न का पैटर्न भी समझते जाओ। चलिए यहां पर लिखते हैं y बराबर क्या लिखा है, tan इनवर्स x पूरे की घात 2, y1 माने एक बार अवकलन, ये 2 घात है बाहर आएगा, घात एक कम होगा कि नहीं होगा। अब फलन के अंदर फलन है तो इसका अलग से होगा, तो इसका अलग से होगा तो कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का तो इतना ही होगा ना। चलिए अब क्या करना है, अब हमारे पास इसको एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि y2 तक पहुंचा है, देखो जिसमें सिद्ध करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, y2 ले लेते हैं, ये 2 नियतांक है, ये ऊपर u और नीचे v, क्या सूत्र लगाते हैं, v हमारा वैसी का वैसी रहेगा, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, अवकलन किसका होगा, ऊपर वाले का बीच में माइनस लगा लो, ऊपर वाला सेम टू सेम, डिफरेंशिएशन किसका होगा, नीचे वाले का, उसके पश्चात नीचे वाले का वर्ग लेना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका भी वर्ग लेंगे। स्पष्ट हो गया बात। चलिए नीचे वाला है उसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, और ये आ गया y2, 2 बाहर ही रहने देते हैं। अब इसको जरा देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, ये टेन इनवर्स एक्स रहेगा, 1 का तो 0 आ गया, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x आएगा, ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 ये 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, माइनस रहेगा। अब यहाँ पर देखो जरा, आप 2x
जो हमको मान चाहिए उसमें टेन इनवर्स है ही नहीं, तो ये प्रतिस्थापित हुआ है। कहां से हुआ है? देखो ये 2 देखो और टेन इनवर्स एक्स, ठीक। ये इधर अगर इसको यहां से देखूं तो यहां पर मेरे पास अगर मैं खाली बचा लूं तो ये आ गया y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, और यहां से ये प्रतिस्थापित होगा 2 और टेन इनवर्स एक्स, जिसके जगह हम लोग लिखेंगे y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहीं से प्रतिस्थापित हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये y2, ये दो गुना लेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस से x बचेगा, और ये आ जाएगा y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो को दोनों के साथ गुणा करिए, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, y2 दो एक कम दो ऋण दो एक्स, ये एक्स वाले को पहले लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा y1, पक्षांतर कर लीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, y1 हो जाएगा बराबर में 2 आएगा, और इति सिद्धम, ये हमारा इस प्रकार क्या हो गया है? सिद्ध हो चुका है। स्पष्ट हो गया बात? यदि नहीं दिख रहा होगा इधर और अलग से लिख देता हूं मैं, ठीक है, आप यहां से देख ही रहे होंगे, दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर y2, ये माइनस वाला प्लस आएगा, 2 आएगा, x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, y1 आएगा, बराबर में इधर 2 बचेगा, और यही क्या हुआ है? सिद्ध हो चुका है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ जाएं अगले के लिए। बिल्कुल, ये देखो अगला प्रश्न हमारा ये वाला आएगा, घिरा हुआ क्षेत्रफल आना ही आना है, रैखिक प्रोग्रामन आना ही आना है ना, द्वितीय कोटि अवकल वाला अवकलन वाला आना ही आना है। स्पष्ट हो रहा है बात? रेखा और दूरी, जो दो समतल के बीच की दूरी या दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये आना ही आना है। समतल या रेखा का समीकरण जिसमें मिक्सिंग वाला रह सकता है, वो आना ही आना है। मतलब ये सारे पैटर्न हैं वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए इसको क्षेत्रफल को कैसे निकालना है। इसमें आपको अथवा वाला मिलेगा, याद रखेंगे, अवकल समीकरण वाले में अथवा मिलेगा, साथ ही साथ आपका जो हमारे पास वाला है क्या बोलते हैं समतल और रेखा, ये वाले में भी अथवा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। चलिए अब देखो ये बनाना कैसा है भैया, समीकरण को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2। सबसे पहले तो इसका एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, हम अच्छी तरह से बना के रखे हैं। ये देखिए, चलिए इसको मैं ले आता हूं इधर। अब इससे क्या होगा, पूरा स्पष्ट तरीके से दिखेगा। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है ना, ये एक सर्कल अर्थात वृत्त का समीकरण है, जिसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 का, 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो ये आपका जाएगा 2 0 तक, इधर जाएगा ऋण 2 0 तक। अब ये जो x बराबर 0 है, ये x बराबर 0 मतलब y अक्ष हो गया, और x बराबर 2 मतलब y अक्ष के समांतर कितनी दूरी पर? 2 दूरी पर, तो x बराबर 2 हो गया। और इन्हीं के बीच प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल, जिसको मैं अब हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये यहां से यहां, ये पूरा इस क्षेत्रफल को निकालना है। समझ में आ गया बात? ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आपको लेना पड़ेगा एक इसका पट्टी, छोटी पट्टी आयताकार के रूप में, बहुत संकीर्ण पट्टी है। एक्स में लेंगे, ठीक है, एक्स में लंबवत डालेंगे तो dx हमारा उसका छोटा हिस्सा हो जाएगा। बताया था मैं इसको पिछले वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से।
ये मेरा dx आ गया, और ये जो आ गया y, छोटी छोटी स्ट्रिप कटेगी, y का अलग अलग मान है, तो इसको सम्मिलित करते जाएंगे, अर्थात समाकलन करेंगे। कहां से करेंगे? यहां शुरू हो रहा है 0 से, कहां तक जाएंगे? 2 तक। ठीक है, तो दिए गए, ठीक है, या चाही गई आकृति का क्षेत्रफल, ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, चाही गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 y, क्योंकि y में हम लंबवत, एक समय लंबवत डाले हैं, ये पक्ष हो जाएगा मेरा y, गुणित में dx है, छोटा मान है, ये छोटा स्ट्रिप के लिए। ऐसी कहां से कहां तक आपको समाकलन करना है? 0 से 2 तक, इसीलिए सीमा लगा दिया 0 से 2। अब y का मान कहां से आएगा? y का मान यहां से आएगा, तो y का मान आएगा हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, मैं आपको इसका प्रमाण भी दूंगा अंतिम में, चिंता मत करिए। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 को लिख दिया मैंने, 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग dx। अब आपको सूत्र पता है कि यदि मेरे पास 0 से समाकलन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जिसका मान होता है x बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a। ये सूत्र में मान को रख देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? x बटे 2 तो लिखना ही पड़ेगा, अंडर रूट a का वर्ग माने 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन a का वर्ग माने 2 का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x बटा a। तो x a का रूप ले रहा है, वो है 2 है, जिसकी सीमा हमको डालनी है कहां से कहां तक? 0 से लेकर कहां तक? 2 तक। अब कुछ नहीं करना है, ये एक बार 2 रखेंगे, पूरे मान में 2 रखेंगे, और एक बार 0 रखेंगे। जैसे ही पूरे में आपने 2 रखा, आपको प्राप्त हुआ 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग 0, ये 0 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा? 2 बटे 2, तो ये आ जाएगा मेरा 4 बटे 2, और साइन इनवर्स 2 बटे 2, बीच में रखना है माइनस, फिर एक बार 0 रखेंगे, तो ये 0 का गुणा किसी के साथ करो, क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस साइन इनवर्स 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस प्रकार ये अंतिम हमारा चल रहा है, ये 2 बार में कटेगा, बाकी सब तो खत्म है। ये 2 आ गया, 2 से 2 कटेगा, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1। और एक कब आता है साइन इनवर्स में? पाई बाई 2 में, 2 गुणित पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, मान आएगा पाई। अब मैं इसका एकदम स्पष्टीकरण दे देता हूं। देखो भैया, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको 2 दिख रही है। क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। आर यहां पर त्रिज्या 2 है, चलिए पाई 2 का वर्ग, ये आ गया मेरा 4 पाई। लेकिन मात्र एक ही हिस्से का निकालना है, ठीक है, चतुर्थांश। तो 4 पाई को चौथा भाग में करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा पाई। स्पष्ट हो गया बात? तो देखिए, प्रमाण भी मिल गया यहां से कि हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सटीक है। ठीक है, इसी तरह से मैंने दीर्घवृत्त का एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। जो अगला प्रश्न जो आ रहा है आपका, ये वाला प्रश्न मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पहले भाग में इसको बताया है। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिलहाल मैं इसको बनाया हूं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं कि कैसे बनाया हूं, है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अन्यथा हमारा जो पुराना वाला वीडियो है, पिछला वीडियो है, इसका भाग 1 है, वहां से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो देख लीजिए, इसका हम लोग हल बता दे रहे हैं। देख लीजिए, ये पूरा हल मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था इसको, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताया था कि कैसे आपको उत्तर को चेक करना है, कि इसका उत्तर इतना ही आएगा दीर्घवृत्त के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताया है, जैसा वृत्त निकला वैसे ही दीर्घवृत्त निकलेगा, बाकी सब कोई और अंतर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में 6 अंक वाले प्रश्न के दूसरे भाग में हम
पूरे जितने भी प्रश्न आए हैं उनको कर लिए हैं हमने। जिस पैटर्न में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक से आएगा, और वो आना ही आना है। सबसे पहला हमारा है रैखिक प्रोग्रामन, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आएगा ही 6 नंबर का। उसके पश्चात है हमारा ये इनवर्स वाला, चाहे वह आपका रूपांतरण वाला क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, उसके पश्चात ये समीकरण के रूप में किसी न किसी रूप में आपको प्रतिलोम निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा निश्चित समाकल के गुणधर्म पर, उसके पश्चात हमारा समतल या रेखा की न्यूनतम दूरी, ठीक है, या समीकरण, देखो न्यूनतम दूरी आएगा या समीकरण निकालने को आएगा, रेखा का आएगा या फिर समतल का आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं फिर अगला। अगला हमारा आएगा ये जो डबल अवकलन है हमारे पास, द्वितीय अवकलन है, उसमें सिद्ध करने वाला आएगा आपका। उसके बाद जो, ठीक है, हमारे पास ये जो है क्षेत्रफल निकालने वाला आएगा, मतलब समाकल के अनुप्रयोग में आएगा, इसमें अथवा रहेगा। और किसमें अथवा रहेगा आपको ये भी बता दूं कि समाकल के अनुप्रयोग वाले में अथवा रहेगा, और जो समतल और रेखा वाला है उसमें हमारा क्या रहेगा, अथवा रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके 6 नंबर वाले पूरे कंप्लीट होते हैं। पैटर्न आपको पता चल गया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो हमारा पिछला वाला भाग नहीं देख पाए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर 6 नंबर वाले अगला भाग लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।